भारतीय संविधान पर नजर डालने से हम यह पाते हैं कि हमारा संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों ही स्वरूप वाला है। भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। संघात्मक संविधान की विशेषता यह होती है कि शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न होकर केंद्र तथा राज्य सरकारों में विभाजित कर दी जाए। इसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियां की सीमा का निर्धारण संविधान में किया गया रहता है। किसी भी संविधान में संघात्मक संविधान के रूप में निम्नलिखित बातें उपलब्ध होते हैं, जो सबसे पहला है शक्तियों का विभाजन, दूसरा है लिखित संविधान, तीसरा है संविधान की सर्वोपरिता, चौथा है न्यायपालिका का प्राधिकार, पांचवा है संविधान की अपरिवर्तनशीलता। सबसे पहले हम जानेंगे शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है। इन शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती है एवं एक दूसरे के अधिकारों एवं शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। सरकार के सभी अंगों का स्रोत स्वयं संविधान होता है, जो उसकी शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखता है। दूसरा है लिखित संविधान। संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है। संघ राज्य की स्थापना एक जटिल संविदा द्वारा होती है, जिसमें संघ के शामिल होने वाली इकाइयां कुछ शर्तों पर ही संघ में शामिल होती है। इस प्रकार की शर्तों का लिखित होना आवश्यक होता है, अन्यथा संविधान की सर्वोच्चता को अक्षुण्ण रखना असंभव होगा। संविधान के लिखित होने में केंद्रीय और राज्य सरकारों को अपने अपने अधिकारों के संबंध में स्पष्ट रूप से ज्ञात रहता एवं वे एक दूसरे पर विश्वास रखकर कार्य करती। तीसरा है संविधान की सर्वोपरिता। संविधान सरकार के सभी अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्रोत, इनके संगठन, स्वरूप एवं शक्तियों की पूर्ण व्यवस्था संविधान में ही निहित होती है। संविधान उनके कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है, जिनके भीतर ही वे कार्य करती हैं। संघीय व्यवस्था में संविधान देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। इसके बाद चौथा है न्यायपालिका का प्राधिकार। संघीय संविधान में केंद्र और राज्यों के आपसी झगड़ों के निपटारे का कार्य न्यायपालिका को सौंपा जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें उनको दी गई शक्तियों की व्याख्या अपने अपने पक्ष में कर सकती हैं। इस प्रकार की अवस्था में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। संघीय संविधान में यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया। यह संस्था किसी के अधीन नहीं होती है। संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का प्राधिकार न्यायपालिका को प्राप्त। पांचवा संविधान की अपरिवर्तनशीलता। लिखित संविधान स्वभावतः कठोर होता है। किसी देश का संविधान एक अस्थायी दस्तावेज होता है। यह देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखने के लिए संशोधन की प्रक्रिया का गठित होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि संविधान अपरिवर्तनशील हो, केवल यह है कि संविधान में वही परिवर्तन किए जा सकते हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो। अब हम इसके बाद देखेंगे यहाँ पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ के बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को, जो 1963 का केस है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का बहुमत इस पक्ष में था कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, परंतु अल्पमत में माननीय न्यायाधीश सुब्बा राव ने इसे मूल रूप से संघात्मक ही माना तथा इस मत को एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में माना गया। अब इन सब को देखने से, इन सब के लक्षणों से लगता है संविधान संघात्मक संविधान कहते हैं, परंतु भारतीय संविधान के कुछ ऐसे तत्व भी विद्यमान हैं जिनके द्वारा इनका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट हो। ऐसे तत्व हैं जो सबसे पहला है एकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान में भारत के समस्त नागरिकों के लिए केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई। भारतीय होने का हम सभी को गौरव प्राप्त है। एक नागरिकता का संपूर्ण देश के लिए लागू किया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारा संविधान एकात्मक स्वरूप का भी है। दूसरा है एक संविधान शक्ति। भारतीय संविधान समान रूप से केंद्र और राज्यों के लिए लागू है। ऐसा नहीं है कि केंद्र तथा राज्यों के लिए प्रत्येक संविधान हो। एक ही संविधान शक्ति होने से केंद्र और राज्य संविधान के दायरे में ही रहकर कार्य कर, इन्हें संविधान के उपबंधों के बाहर कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरा है आपातकाल में एकात्मक हो। साधारण रूप से भारत का संविधान संघात्मक यानी फेडरल रहा, किंतु जब कभी देश में आपात स्थिति लागू हो जाती अथवा युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में भारत संविधान एकात्मक हो जाता है, क्योंकि देश की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि संविधान को आपातकालीन स्थिति में एकात्मक रूप में देखा जा सकता है। चौथा है एक न्यायपालिका शक्ति।
भारतीय संविधान में एक न्यायपालिका शक्ति को उपबंधित किया। न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखा गया है। न्यायपालिका नागरिक के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ केंद्र और राज्य की मध्य झगड़ों का निपटारा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। किसी अन्य संस्था का न्यायपालिका पर कोई हस्तक्षेप नहीं रखा गया। सभी नागरिकों को समान न्याय देने का भी उपबंध किया। 5वां समान मूल अधिकार और कर्तव्य। भारतीय संविधान में देश के समस्त नागरिकों के लिए समान मूल अधिकार एवं कर्तव्य उपबंधित किए गए। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई है तथा संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्य दिए गए। कर्तव्य और अधिकार सभी पर समान रूप से लागू होते हैं और इनके प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्याय प्राप्त करने हेतु याचिका दायर की जा सकती है। छठा है राष्ट्रीय प्रतीक, चिन्ह और गीत आदि में एक। भारतीय संविधान का एकात्मक रूप भारत में एक राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पशु और पक्षी के रूप में देखा जा सकता है। 7वां है कानूनों की एक। भारतीय संविधान में देश के समस्त भागों के लिए समान दीवानी और आपराधिक विधि लागू की गई। देश के लिए समान रूप से एक ही संविधान के उपबंध लागू किए गए हैं। इसके बाद 8वां है राज्यपाल की नियुक्ति। प्रत्येक राज्य में उसके संवैधानिक प्रमुख के रूप में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति मिलने पर ही विधि का रूप धारण करता है। इसके बाद 9वां है राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। विधि निर्माण संबंधी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। सबसे पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर विधि संसद बनाती है। संघ सूची के विषयों पर विधि संसद बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर विधि राज्य विधानमंडल बनाते हैं। लेकिन आर्टिकल 209 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि राष्ट्रहित के किसी विषय पर राज्यसभा द्वारा 2/3 के बहुमत से आवश्यक समझे जाने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। इसके बाद 10वां है नए राज्यों के निर्माण की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्य के निर्माण, किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन आदि के लिए शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार राज्यों का अस्तित्व ही केंद्र की इच्छा पर निर्भर। इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान ना तो विशुद्ध परिसंघीय ही है और ना ही विशुद्ध एकात्मक, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। यह अपने ढंग का अनोखा परिसंघ है। यह इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है कि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि है।